First, we will take your attendance. Khushi Singh is present. Pooja Patel. Rutvik Bhutani. Maitri Shah. Vishwa Bhavsar. Sneha. Anu Prasad. Priyanshi. Patel Maitri. आदित्य. चलो सब लोग आ गए. यस. सो कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के जितने भी एप्लीकेशंस थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे. आज हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखेंगे और थर्ड लॉ से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स है वो आपको सारे मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है. सेकेंड लॉ सबको क्लियर हो गया था कल? फर्स्ट और सेकेंड लॉ सबको क्लियर है? एवरीवन? वेरी गुड. मैत्री शाह, अनुप्रसाद, ऋत्विक भुटानी, विश्वा बवसर, पूजा पटेल. ओके. आज हम थर्ड लॉ पे डिस्कशन करेंगे. सो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट सबको पता है. टू एन एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ते थे. टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब सपोज करो कोई रॉकेट है. कोई रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है ना? एक्शन ऊपर की तरफ है तो रिएक्शन कहां पे? नीचे की तरफ. रॉकेट का जब फ्यूल बर्न होता है ना तो उसमें से बहुत सारी फायर निकलती. वो फायर क्या करती है? ग्राउंड पे एक फोर्स लगाती है. उसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स. अब ग्राउंड क्या करती है? रॉकेट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. दैट इज योर रिएक्शन. ठीक है. सो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपने डे टू डे लाइफ में देखे हैं. अच्छा ये देखो, ये एग्जांपल कितना बढ़िया है. आपको बहुत अच्छा लगेगा ये एग्जांपल देख के, है ना? एक्शन और रिएक्शन दोनों शो किया हुआ है. बोट पे देखो ये पर्सन खड़ा हुआ है. व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट इट पुशेस यू बैक. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो वो आपको पुश करता है. ठीक है. आप जब ग्राउंड पे भी चलते हो ना, जमीन पे, तो आप ग्राउंड पे एक फोर्स लगाते हो और ग्राउंड आपको एक फोर्स लगाता है. ठीक है. आप ग्राउंड पे कुछ फोर्स लगाते हो, ग्राउंड आपको एक फोर्स लगाता है. तो दीज बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स. What are the characteristics of action and reaction? So action और reaction कहाँ पे applicable है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. So Newton's third law is not applicable to pseudo forces. Pseudo forces के बारे में हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए खाली आप इसको याद रखो. हम pseudo forces का बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि pseudo forces क्या होता. ठीक है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं है जहां पे सूडो फोर्सेस लगते हैं.
Newton's third law is not strictly applicable when the interaction between the two bodies is separated by a large distance. अगर कोई दो बॉडीज बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो वहां भी हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं लगा सकते. Newton's third law defines the nature of force and gives the law of conservation of linear momentum. न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन. ठीक है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ से पता चलता है. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ के. These are some characteristics of Newton's third law which you must know. चलो आ जाओ, सूडो फोर्स की अभी हमने बात करी तो सूडो फोर्स की बात कर ही लेते हैं. What is a pseudo force? तो सूडो फोर्स क्या होता है पहले आप इसको समझो. तो सूडो फोर्स को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो तरह की रेफरेंस फ्रेम होती है. वन इज योर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड अनदर इज योर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, है ना. सो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का जब आपको डिफरेंस पता चलेगा तब आपको सूडो फोर्स बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना. इनर्शियल फ्रेम क्या होती है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है. ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर in a non-inertial frame without any interaction with any other object of the universe is called pseudo force. इसका मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. आप सबने एक राइड किया होगा, दैट इज मैरीगो राउंड. मैरीगो राउंड वाला राइड सबने किया होगा, है ना. तो मैरीगो राउंड में जब कोई पर्सन बैठा होता है मैरीगो राउंड में, सपोज करो यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है और इसको बहुत मजा आ रहा है झूला झूलने में. ये झूला इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, ऊपर से नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर जाता है. इस छोटे से बच्चे को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वो मैरी गो राउंड में पहली बार बैठा है. और पहली बार जब कोई बैठता है तो आप खुद सोच सकते हो what excitement you have when you are riding such kind of rides. ठीक है, और यहाँ पे एक और बच्चा है जो इसको देख रहा है, इसका भाई है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है. इसका भाई इसको देख रहा है और इसके मम्मी पापा भी इसको देख रहे हैं. ठीक है, इसकी पूरी फैमिली इसको देख रही है, इसका भाई, इसकी मम्मी और इसके पापा. ठीक है, तो ये लोग यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और ये भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसको बहुत मजा आ रहा है झूला झूलने में और इनको देखने में बहुत मजा आ रहा है, फैमिली को देखने में बहुत मजा आता है और बच्चों को झूला झूलने में बहुत मजा आता है. ठीक है, तो ये पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है एक तरह से इस शो को. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस बॉय की, तो बॉय जो झूला झूल रहा है, दिस फ्रेम इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम. बिकॉज जिस फ्रेम में बॉय बैठा हुआ है वो फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है. जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है
उस फ्रेम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो इसकी फैमिली की जो रेफरेंस फ्रेम है जो कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ये लोग खड़े हुए हैं, सो दिस फ्रेम इज योर inertial frame. सो जब हम एक ही ऑब्जेक्ट के मोशन को, अब मोशन तो इसी का हो रहा है, ये गोल 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 घूम रहा है, सो हम इसके मोशन को ऑब्जर्व यहां पे बैठ के भी कर सकते हैं और इसके मोशन को ऑब्जर्व हम ग्राउंड पे बैठ के भी कर सकते हैं। सो जब हम इस बॉय के मोशन को हम यहां पे बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, सो दैट इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब हम इसी बॉय के मोशन को ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज योर इनर्शियल फ्रेम। अब यहां से दोनों की डेफिनेशंस को मैं डिफाइन करने वाला हूं। इनर्शियल फ्रेम इज दैट which is at rest or moving with a constant velocity. इनर्शियल फ्रेम हम उसको बोलेंगे जो फ्रेम आपका या तो रेस्ट पे है या तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलेंगे जो आपका एक्सेलरेट कर रहा है। Non-inertial frame is that frame which is your accelerating frame, and inertial frame is that frame which is at rest or moving with a constant velocity. तो किसी भी मोशन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम फिजिक्स में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम को यूज करो या तो आप इनर्शियल फ्रेम को यूज करो। पर जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम को यूज करोगे तब आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं लगा सकते। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में एनालिसिस करोगे तब आप न्यूटन्स का थर्ड लॉ नहीं यूज कर सकते। न्यूटन्स का थर्ड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ सूडो फोर्सेस। ठीक है, तो अब सूडो फोर्स क्या होता है अब आप इसको समझ पाओगे जब आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम एक बार क्लियर हो गया। then you can easily understand what is a pseudo force. So pseudo force is the force which is acting on an object relative to an observer in the non-inertial frame without any interaction with any other object of the universe. अब जैसे कि एग्जांपल देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो याद करो मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अगर कोई पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर मोशन में तो उस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर में एक फोर्स लगता था, कितना लगता था? mv²/r, which is the force acting at the center. This was your centripetal force. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगता था जब आप इस मोशन को यहां से ऑब्जर्व करते थे। जब यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो उसे क्या दिखाई देगा? उसे सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये इनर्शियल फ्रेम में है। लेकिन अगर मैं इसी के मोशन की बात करूं और अगर मैं यहां पे कोई ऑब्जर्वर बिठाऊं इस पॉइंट पे, सो ये वाले ऑब्जर्वर को, यहां पे जो ऑब्जर्वर बैठा है, इस वाले ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि इसको फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स। दिस फोर्स इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बट ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर it depends. This is your centrifugal force. ठीक है। सो जब भी आप झूला झूलने जाते हो मैरी गो राउंड में, तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता दिखाई देता है। जब आपका झूला बहुत तेजी से गोल गोल घूमता है तो आपको लगता है कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो। सो आप जब खुद झूला झूलते हो तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है। इसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको तभी फील होगा जब आपका फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा। नॉन इनर्शियल मतलब ये आपका फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ना, दिस फ्रेम इज योर एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो जब आप झूले में बैठ के ऑब्जर्व करोगे मोशन को, तो आपको बाहर की तरफ एक फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। समझ आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, which is a kind of pseudo force. ठीक है? All of you are clear up to this? Yes, very good. है ना? आप सबने झूला झूला है, आपको इतना फील तो हो ही जाता है कि कब फोर्स आपका बाहर की तरफ लगेगा, है ना? चलो ठीक है। So this is the example of centrifugal force. So it is also a kind of pseudo force. तो pseudo force आपको हमेशा दिमाग में रखना है। pseudo force तभी लगता है जब आपका रेफरेंस फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो। एग्जाम्पल देख लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिफ्लेक्शन ऑफ पेंडुलम रिलेटिव टू एक्सेलरेटिंग कार। अच्छा, कार में आपने एक पेंडुलम लटका दिया, है ना? सपोज करो आपके पास एक कार है, और इस एक कार में हमने एक पेंडुलम लगाया। लेट्स से दिस इज योर पेंडुलम। अब जब ये कार आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी, when this car will accelerate in forward direction, तो इस पेंडुलम के बॉब पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। And this pseudo force will be equal to mass of the body or mass of this pendulum, not mass of the car. pseudo force किस पे लग रहा है? ये पेंडुलम पे लग रहा है, तो मास किसका आएगा? पेंडुलम का।
लेकिन एक्सेलरेशन किसका आएगा? एक्सेलरेशन आएगा कार का, क्योंकि कार जिस एक्सेलरेशन से आगे जाएगी उतने ही एक्सेलरेशन से आपका ये बॉब जो है वो पीछे की तरफ आएगा। सो इस बॉब पे जो सूडो फोर्स लगाएगा विच इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार, दिस इज द सूडो फोर्स। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। ये सूडो फोर्स आपको तभी फील होगा, आपको इस बॉब के ऊपर बैठना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा चीटी बना के मैं इस बॉब पे अगर बिठा दूं तो इस पर्सन को क्या फील होगा? जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट होगी तो ये पर्सन को पीछे की तरफ झटका लगेगा, एंड दैट फोर्स इज द सूडो फोर्स which is only feel by this person which is on this bob। यहां पे कोई पर्सन खड़ा है उसको फील नहीं होगा ये। यहां पे कोई पर्सन खड़ा है उसको ये चीज फील नहीं हो पाएगी, लेकिन जो इस बॉब के ऊपर बैठा हुआ है उसको ये वाला फोर्स फील होगा। सो सूडो फोर्स कैन ओनली बी फेल्ट व्हेन योर फ्रेम, अब ये जो फ्रेम है आपकी कार, दिस कार इज योर नॉन इनर्शियल फ्रेम, car is your non-inertial frame, or you can say it is accelerating frame। In accelerating frame only you can feel the effect of this pseudo force। ठीक है, so these are the various examples of pseudo force। So deflection of pendulum relative to the accelerating car, and the third example is gain or loss of the weight experienced in an accelerating elevator। जब आप किसी एलिवेटर पे जाते हो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन एन एलिवेटर एंड दैट एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग। अब एलिवेटर आपकी लिफ्ट हो गई, तो लिफ्ट जब एक्सेलरेट करती है, सपोज करो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, सो यहां पे जो पर्सन खड़ा है उसको ऐसा लगेगा, इस पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और सूडो फोर्स कितना लगेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट। ठीक है, सो जब लिफ्ट ऊपर जाती है और mg तो इस पे लगी रहा है, तो इस पर्सन को फील होगा कि इसका वजन थोड़ा बढ़ गया है। इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि इसका वेट थोड़ा इंक्रीज हो गया है। और जब यही लिफ्ट नीचे आएगी, जब यही लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ आएगी विद द सेम एक्सेलरेशन, तब इस पर्सन को क्या फील होगा? तब इस पर्सन पे सूडो फोर्स जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, मास ऑफ दिस पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, एंड mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो तब इस पर्सन को लगेगा कि इसका वजन थोड़ा कम हो गया। दिस पर्सन विल फील द लॉस इन वेट। आपने देखा होगा जब आपकी लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको लॉस इन वेट फील होता है, और जब आपकी लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको गेन इन वेट फील होता है। अगर आपको नहीं फील हुआ अभी तक तो आप आज ही लिफ्ट में जाके देखना, आपको ऐसा जरूर फील होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स। समझ आ रही मेरी बात? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो सूडो फोर्स तभी लगता है जब आपका रेफरेंस फ्रेम जो है
when your reference frame is accelerating, then only pseudo force will act. Or you can say when your reference frame is non-inertial, then only pseudo force can act. When your reference frame is inertial, then there is no pseudo force. So this is the meaning of pseudo force, and this concept we will use to solve the problems. Pseudo force कई बार हमारे problems को थोड़ा simple कर देता है, इसलिए हमें pseudo force पढ़ाया जाता है. कई बार हमें pseudo force से समझने में आसानी होती है उस क्वेश्चन को, इसलिए हम pseudo force को पढ़ते हैं. अदरवाइज आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इसका कहीं जिक्र नहीं है और इसका इतना यूज भी नहीं किया गया. बट जब आप रियल फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो वी कैन सॉल्व टफेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट विच इज सूडो फोर्स. ठीक है, सो सूडो फोर्स के बारे में काफी डिस्कशन हो गया. कुछ और एग्जांपल्स आपको देखने, आप देख लो. अ बर्ड फ्लाइज फॉरवर्ड by exerting a force on air, but the air pushes the wings of the bird back that makes the bird move forward. अब ये तो एक्शन रिएक्शन की बात हो गई, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात हो रही है. न्यूटन्स के थर्ड लॉ की देखो, बर्ड को भी हेल्प करता है ना. बर्ड एयर में फोर्स लगाती है तो एयर उसको रिएक्शन फोर्स देता है, तो बर्ड आगे की तरफ मूव कर पाती. सिमिलरली कोई पर्सन वॉक करता है तो वहां भी एक्शन रिएक्शन का पेयर लगता है, तभी वो पर्सन आगे मूव कर पाता है. सो एक क्वेश्चन आ गया था, देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज विच काइंड ऑफ फोर्स. सो ऑप्शन इज गिवन, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, सूडो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. सो द करेक्ट आंसर इज सूडो फोर्स. अभी अभी हमने देखा सेंट्रीफ्यूगल इज फोर्स इज अ काइंड ऑफ सूडो फोर्स. इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following is action reaction pair? So आपको दिए हुए हैं, these are act on two different bodies, these are equal and opposite in direction, these act on a single body, action reaction never balance each other, है ना. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. दीज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बिल्कुल सही बात है. एक्शन अगर एक बॉडी पे लग रहा है तो रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है. इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. थर्ड ऑप्शन, दीज एक्ट ऑन अ सिंगल बॉडी, नो, इट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. एक्शन रिएक्शन कभी भी सिंगल बॉडी पे नहीं लगता है, ऑलवेज कीप इन माइंड. फोर्थ ऑप्शन, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर. एक्शन एंड रिएक्शन क्या बैलेंस कर लेते एक दूसरे को? बैलेंस ईच अदर. द बिहेवियर ऑफ द बॉडी अंडर जीरो रिजल्टेंट फोर्स इज. अब जीरो रिजल्टेंट फोर्स में बिहेवियर ऑफ बॉडी, ये कौन सा लॉ बताता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ऑब्वियसली न्यूटन्स का थर्ड लॉ. कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे. मोशन ऑफ अ कार्ट पुल्ड बाय अ हॉर्स. सो व्हेन अ हॉर्स पुल द कार्ट, व्हिच फोर्स हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड? हॉर्स को आगे बढ़ने के लिए कौन सा फोर्स हेल्प करता है? अगेन एक्शन रिएक्शन. सो यहाँ पे देखो, हॉर्स की पूरी कैलकुलेशन करके बताइए कि हॉर्स पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं और कार्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया था कि जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम आ जाएगा तो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, आप उन सब पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, you can analyze each and every force with the help of this free body diagram. तो अब यहाँ पे देखो, कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे हॉर्स का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है ना.
कार्ट का भी बनाया हुआ है और हॉर्स का भी बनाया हुआ है। समझ आ रही है आपको? तो देखो यहाँ पे हम इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज करो ये आपका कार्ट है, और ये आपका हॉर्स है। ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी एनिमल ले लो आप, हमें तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सो ये हमारा कार्ट है। सपोज करो इसका मास m1 है। ये हमारा हॉर्स है या जो भी एनिमल है, इसका मास m2 है, और ये ऐसे ग्राउंड पे चल रहा है। ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से देखो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लगेंगे। तो पहले आप एक्सटर्नल फोर्सेस को शो कर दो। इस पे m1g लगेगा नीचे की तरफ। इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो ग्राउंड देगा ऊपर की तरफ, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो दोनों का नेट मिला के मैं इसको n1 ले लेता हूँ। दोनों का नेट नॉर्मल रिएक्शन n1 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जहां जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगेगा। ठीक है, तो दोनों की नॉर्मल रिएक्शंस को कंबाइन करके सपोज करो मैं लिख देता हूं, इस बोथ नॉर्मल रिएक्शंस कंबाइन टुगेदर टू गिव यू n1। और इस पे कौन से फोर्स लगेंगे देखो। अब कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो यहाँ पे देखो टेंशन लगेगा, है ना। टेंशन फोर्स लगेगा। अच्छा, दोनों टायर्स की बात करूं तो इन टायर्स पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इन दोनों टायर्स पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और कौन कौन से फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं आपको? चलो, ये तो कार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब मैं हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स पे भी देखो टेंशन तो लगेगा ही लगेगा। m2 मास है तो इसका वेट भी लगेगा m2g। अच्छा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ग्राउंड की वजह से। सो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शंस को मिला के मैं n2 बोल देता हूं। अब जब हॉर्स आगे चलेगा, है ना, जब हॉर्स आगे मूव होना स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे कहीं पे फोर्स लगाएगा। इस पॉइंट पे कहीं पे फोर्स लगाएगा ना। और जब हॉर्स ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा तो हॉर्स के ऊपर सेम रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। हॉर्स के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे। सपोज दिस इज एंगल थीटा
सो आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो. वन इज योर n cos theta, which is horizontal component. Another is your n sin theta, which is your vertical component. इस तरह से आप इसके कंपोनेंट्स कर सकते हो. तो बिल्कुल वही डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है. आप देखो इधर ध्यान से, जब हॉर्स ने ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो ग्राउंड ने उसको रिएक्शन फोर्स दिया ऊपर की तरफ. अब इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे. वन इज योर r cos थीटा, अनदर इज योर r sin थीटा. ठीक है, वन इज योर r cos थीटा, अनदर इज योर r sin थीटा. तो इस तरह से आप सारे फोर्सेस को शो करोगे. सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द हॉर्स if you show the external forces, and this is the free body diagram of the cart. तो अब यहाँ पे अगर मैं W2 वेट की बात करूं, W2 वेट किसका है? देखो, हॉर्स का. तो हॉर्स का वेट किसके बराबर होगा? हॉर्स का वेट बराबर होगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो उसको ग्राउंड लगा रहा है, विच इज योर R2, एंड R sin थीटा वाला कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा. देखो, R2 plus R sin theta. This is the weight of the horse, which is balanced by this R2. R2 तो लगेगा ही, क्योंकि ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है हॉर्स को ऊपर की तरफ, जिसको हमने यहाँ पे N2 माना था, तो N2 तो लगेगा ही लगेगा. इसके अलावा जो हॉर्स नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा उसका भी रिएक्शन उसको ऊपर लगेगा, है ना. तो वो रिएक्शन क्या होगा? देखो, R. तो R के दो कंपोनेंट्स होंगे, R cos थीटा एंड R sin थीटा. तो R cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो उसको आगे चलने में हेल्प करेगा, और R sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो उसका वेट इंक्रीज कर रहा है. देखो, अब आपका वेट ऑफ द हॉर्स कितना हो गया? R2 plus R sin थीटा. समझ आया? इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे. सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस. हाउ टू शो द फोर्सेस, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? फिर से रिपीट करूं. देखो, हॉर्स पे कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ, अगर मैं हॉर्स की बात करूं तो हॉर्स जब ग्राउंड पे F फोर्स लगाएगा तो उस पे